साथियों, अभी हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे और इसके साथ हम लोग एक और चैप्टर देखेंगे आज जो हमने पीडीएफ अपलोड किया है और उसमें हम लोग देख लेंगे। आप देख सकते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें इंट्रोडक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, किस आधार पे डिफेक्शन होता है और एक्सेप्शन क्या है, 91st अमेंडमेंट कौन डिसाइड करता है, कुछ कोर्ट के जजमेंट, क्रिटिसिज्म, डेमोक्रेसी पे इम्पैक्ट और रिफॉर्म के बारे में क्या रिकमेंडेशंस रही हैं अलग अलग कमिटीज़, कमीशंस और एक्सपर्ट बॉडीज़ की, अलग अलग कंट्रीज़ में क्या है वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन हम लोग देख लेंगे। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। तो ये कुछ कोटेशंस हैं जो आप अपने मेंस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर का है, एच.एम. सिरवई, ग्रानविल ऑस्टिन, N.A. पालकीवाला और V.R. कृष्णा। बहुत इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज हैं, इनका आपको जो है यूज कर सकते हैं, आप सामने पढ़ सकते हैं इन्हें। सेल्फ एक्सप्लेन्ड है। नाउ हम लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करें तो आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल यानी भारत के महान्यायवादी की चर्चा की गई है। फिर 88 में इनसे क्या रिलेटेड है, 88 में कहा गया है कि जो संसद के दोनों सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उनमें ये बोल सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, उनकी कमिटीज में बात को रख सकते हैं, लेकिन वोटिंग का अधिकार इन्हें नहीं होगा। ये भारत के अगर सबसे बड़े जो लॉ ऑफिसर होते हैं वो अटॉर्नी जनरल ही होते हैं और प्रिंसिपल लीगल एडवाइजर इनको कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। कौन इनको नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है, तो भारत के राष्ट्रपति अभी द्रौपदी मुर्मू जी, और अभी जो अटॉर्नी जनरल है उनका नाम है आर वेंकट रामानी। ठीक है, आर्टिकल 76 में इसकी चर्चा है। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन होती है, वही योग्यता इनको भी चाहिए और ये मेंशन्ड है आर्टिकल 124 की क्लॉज 3 में। ये आर्टिकल जरूर साथ साथ याद करते जाइए, एक साथ हमने आपको आर्टिकल का लिस्ट भी प्रोवाइड कर दिया है और ये अलग से आप आर्टिकल याद करते जाइए। भारत के नागरिक होने चाहिए, 5 साल तक जो हाई कोर्ट के जज हैं और या फिर 10 साल तक जो एडवोकेट हैं एक हाई कोर्ट में, या फिर एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए। किनकी नज़रों में, राष्ट्रपति की नज़रों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेन्योर देख ले तो देखिए भाई कोई फिक्स टेन्योर नहीं है इनका। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर पूछ दे कि क्या इनका टेन्योर 5 साल का है, 6 साल का है, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं दी गई है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं तब तक बने रहते हैं। और आपको पता है राष्ट्रपति का मतलब मोदी जी यहाँ पे है। ओके, क्योंकि आपको आर्टिकल 74, 75 का कॉन्सेप्ट पता होगा, तो ये भी आर्टिकल 76 का मैटर है। जब अगर मान लीजिए कि इनको त्यागपत्र देना है तो किनको देंगे, राष्ट्रपति को ही दे देते हैं, वही नियुक्त करते हैं। इनमें कोई इम्पीचमेंट जैसी कोई प्रोसीजर नहीं होती है। नाउ कोई गवर्नमेंट सर्वेंट भी तो नहीं माने जाते हैं ना, जैसे गवर्नमेंट, यहाँ पे आप लिख लीजिए कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट। जैसे आप अधिकारी बनेंगे तो आप पे बहुत सारे जो आर्टिकल 311 के रूल्स अप्लाई होंगे, ये इन पे नहीं अप्लाई होते हैं। नाउ लीगल एडवाइस देते हैं, कोर्ट में जाकर के भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में खासकर। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होता है, पर अगर राष्ट्रपति कोई मैटर देते हैं कि इस पे भाई आप ओपिनियन लाइए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे, तो उस पे लाते हैं। कुछ एडिशनल फंक्शन भी हो सकता है जो पार्लियामेंट इनको कहे। नाउ इनकी कुछ अधिकार और विशेषाधिकार अगर देखें तो हमने अभी देखा ना आर्टिकल 88 में, ये संसद में मान लीजिए पार्लियामेंट में जो अपर हाउस है या लोअर हाउस है, दोनों सदनों में अपनी बातों को रख पाएंगे। वोटिंग राइट बस नहीं होगा, जैसे जब वोट होगा वहां पे तो वोट नहीं कर सकेंगे। कमेटी का पार्टिसिपेशन है कि उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन विदाउट उसमें भी इनका जो है वोटिंग नहीं होगा। और किसी भी भारत के कोर्ट में ये जा करके बैठ सकते हैं। तो अगर लिमिटेशन भी कुछ है और रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि प्राइवेट प्रैक्टिस है, तो क्या ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस, लेकिन ये नहीं कि भारत सरकार के खिलाफ ही प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर दिया कि कोई केस ले लिया जिसमें भारत सरकार ही बनाम में हो, तो ये नहीं करना है। अगर कोई क्रिमिनल केस लड़ना चाहते हैं तो फिर इनको प्रायर परमिशन चाहिए। और अगर जो मंत्रियों को रिन्यूमरेशन मिलता है तो वो इनको नहीं मिलता है।
और ये गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। आगे हम देख भी लेंगे कि जो भी इनकी सैलरी है, रिन्यूमरेशन है, ये कहीं फिक्स नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। कुछ और भी ऑफिसर के पद है जो इनसे रिलेटेड है, जैसे एक आप सुनते होंगे, तुषार मेहता का नाम आता है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये भी कोई संवैधानिक पद नहीं है। आप मतलब जैसे हमने 76 में देखा कि एजीआई संवैधानिक पद है, लेकिन अगर पूछे एसजीआई तो ये संवैधानिक पद नहीं है, और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वो भी संवैधानिक नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बस वो एक तरीके से असिस्ट करने के लिए सरकार ने बनाया हुआ है। तो क्या एडवोकेट जनरल, तो हमने आपको पॉलिटी की क्लास में पढ़ाया था कि एडवोकेट जनरल जैसे कि पी के शाही जो है, प्रशांत किशोर शाही, वो बिहार के जो है एडवोकेट जनरल प्रशांत कुमार शाही, तो उनको आप 165 आर्टिकल में हमने बताया, तो ये संवैधानिक पद हो जाता है। जैसे ही आर्टिकल में किसी मेंशन्ड है तो आप समझ जाएंगे कि ये संवैधानिक पद है। कुछ एग्जाम्पल देंगे तो जम्मू कश्मीर का जो मामला था 370 का, या आप देखे होंगे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला था, या CAA का मामला था। तो इन सभी केसेस में आपको जो महान्यायवादी हैं वो दिखाई देते हैं। कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, जैसे हमने कहा कि पार्लियामेंट का मेंबरशिप, तो ये मेंबर अगर ये पूछे स्टेटमेंट आए कि क्या ये पार्लियामेंट के मेंबर समझे जाते हैं, तो नहीं। इनका इक्विवेलेंट एक कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में देखे जाते हैं और भारत सरकार के सीनियर मोस्ट लॉ ऑफिसर हैं। कुछ क्रिटिसिज्म भी है और कुछ इशूज हैं, चैलेंजेज हैं, जैसे कि जब ये प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद सोच कर देखिए, जब भारत सरकार के केसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरी तरफ मान लीजिए कि अंबानी और अडानी के केसेस को रिप्रेजेंट करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी मामला दिखाई देगा। इनकी प्राइवेट प्रैक्टिस से कहीं ना कहीं जो है, एक तरफ आप भारत सरकार के मैटर, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो सकती है आपको, और दूसरी तरफ किसी प्राइवेट का, और उसी प्राइवेट का अगर भारत सरकार के खिलाफ हो, या मान लीजिए कोई और भी मैटर भारत सरकार के ना खिलाफ है, कोई और एंटिटी के खिलाफ है जिसमें कि ये अफेक्ट कर सकते हैं मैटर को, तो वहाँ पे ये, और एक और तरीके से देखा जाता है कि एग्जीक्यूटिव की प्रॉक्सिमिटी देखा जाता है कि जिस सरकार का होता है ना, जो सरकार होती है, जैसे मोदी सरकार है, तो मोदी सरकार अपने क्लोज व्यक्ति को रखती है, तो ये क्रिटिसिज्म है। फिक्स्ड क्या आगे किया जाए कि देखिए इनका टेन्योर फिक्स कर दिया जाए, जैसे अभी हमने बताया ना, कोई टेन्योर नहीं है इनका, और जो कॉन्फ्लिक्ट है कि ये है, तो उसमें क्लियर कट फ्रेमवर्क ला दिया जाए, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, पारदर्शिता की व्यवस्था की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ओपननेस हो, और पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर होगी कि जब हम ओवरसाइट को इंश्योर करेंगे तो पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी को भी इंश्योर करना जरूरी है, क्योंकि उसमें ये अपनी बातों को रखते हैं। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि ये एक एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच के लिंक है, मोदी जी की बात को न्यायालय में रखते हैं, तो आप उस तरीके से देख रहे हैं। गवर्नेंस में भी हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस को इंश्योर करते हैं, और जो कोर वैल्यूज है, न्यूट्रलिटी, एथिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इन सबको इंश्योर करना इनको चाहिए। तो हमने फ्रेंड्स इसको प्रीलिम्स और मेंस आप दोनों पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। नाउ चलिए हम देख लेते हैं जो हमारा टॉपिक है, ये है नेक्स्ट, एक ही साथ कर लेते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। देखिए 1960 और 70 का दशक था, बहुत सारे लोग एक पॉलिटिकल पार्टी से जीतते थे और लालच में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाकर समा जाते थे। एक व्यक्ति थे गयाराम, हरियाणा के लेजिस्लेटर थे ये, एक ही मतलब 15 दिन के अंदर 3 बार ये शिफ्ट कर गए, कभी उसमें गए फिर वापस आ गए, फिर गए फिर वापस, इस तरीके से। तो कहा गया कि आया राम गया राम, तो गया राम आया राम, तो इसीलिए ये आया राम गया राम फेनोमेना, आप इसको बिल्कुल अपने आंसर में यूज कीजिए। तो ये फ्रेज हुआ कि अपॉर्चुनिस्टिक पार्टी जब आप स्विच करते हैं अपने फायदे के लिए, आप मान लीजिए कि किसी ए पॉलिटिकल पार्टी से आपने चुनाव जीता और फायदे के लिए आप बी पॉलिटिकल पार्टी में चले गए, तो ए पॉलिटिकल पार्टी का अब हो सकता है सरकार गिरा दे, क्योंकि उतनी तो मेजोरिटी कई बार होती नहीं है, 2-4 लोग भी सरकार गिरा देते थे। अब ये मंत्री, ये मान लीजिए कोई यहाँ पे हैं, कोई एक्स नाम के व्यक्ति, इनको बुला लेता था कि आओ हम तुम्हें मंत्री बना देंगे या इतने पैसे दे देंगे, वो चला जाता था। तो मुरली भी तो रॉन्ग हुआ ना कि एक व्यक्ति, मैंने मान लो वोट दिया किसी पर्टिकुलर पार्टी को पार्टी लाइन पे कि मैं इस पार्टी को समर्थन करता हूं और इसीलिए मैंने इनको वोट दिया, और वो किसी और पार्टी में चला गया, तो इसको हम लोग देखेंगे। महाराष्ट्र में 2022 में शिवसेना आपको पता है कैसे टूटा, कर्नाटका में 2019 में, और मणिपुर में 2020 में जो डिले हुआ और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आता है, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। ना जो कोर डिबेट है वो क्या डिबेट है यहाँ पे, एक तरफ चाहते हैं कि सरकार स्थिर रहे, जो सरकार बनी वो लगभग 5 साल तक काम करे, और दूसरी तरफ है कि क्या लेजिस्लेटर्स हैं
वो केवल सरकार बचाने के लिए अपनी बात को दबाने, और क्या उनका अपना कोई आवाज नहीं हो? इन दोनों के बीच की जो द्वंद्व है उसी को सुलझाने का प्रयास किया गया है। ओके, तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ कब बना? तो राजीव गांधी जी की सरकार थी 1985 में, और उसी समय संविधान में 52nd अमेंडमेंट वो लेकर आते हैं और तब कहा गया कि भाई इसको बैन करते हैं। ठीक है, कि ये आया राम गया राम फेनोमेना नहीं चलेगा, सरकारें गिरती रहेंगी, मोरली रॉन्ग है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट देता है, ये दूसरे में चले जाते हैं। थोड़ा सा अगर देखें संविधान क्या कहता है, तो हमने देखा 52वां संशोधन कर दिया अपने संविधान में 1985 में, और हमने एक अनुसूची जोड़ा जिसका नाम था 10th शेड्यूल। आर्टिकल 102 क्लॉज नंबर 2, इसमें बताया गया है कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगी। यही बात स्टेट लेवल पे एमएलएज के लिए है 191 के 2 में। 10वीं अनुसूची में हमने देख लिया, इसी एंटी डिफेक्शन के बारे में चर्चा की गई है। ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या चाहते हैं? देखिए, जो पॉलिटिकल करप्शन हो वो कम हो। हॉर्स ट्रेडिंग, ये हो सकता है ये लोग आप नहीं सुन, हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब है कि यहाँ पे एक तरीके से यूज किया गया कि एक एमएलए को या एमपी को खरीदना, तो हॉर्स ट्रेडिंग उसको कहा गया। स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, और जो इलेक्टोरेट है, हमने वोट दिया, तो जो इलेक्टोरेट का मैंडेट जो उन्होंने दिया है, एक अपना जो वोट करके और जो अपना समर्थन लोगों ने दिया है वो बरकरार रखना चाहिए, वो बरकरार रहे ना। अगर हम देखें कि ग्राउंड्स डिस्क्वालिफिकेशन का क्या है, तो मान लीजिए कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी में है बीजेपी में, और आपने वॉलंटरीली बीजेपी को छोड़ दिया, तो आपका ग्राउंड हो जाएगा कि अब आपको एंटी डिफेक्शन लग जाएगा। या जो हर पार्टी का ना एक व्हीप होता है हाउस में, तो अगर व्हीप ने कुछ ऑर्डर जारी किया कि आपको ये काम करना है या यहाँ वोट देना है, और आपने वो काम नहीं किया और व्हीप से परमिशन भी नहीं लिया, उसके अगेंस्ट में दे दिया, तो भी आपका चला जाएगा। या आप एब्सटेन कर गए, व्हीप ने कहा कि आज आपको प्रेजेंट रहना है, हम लोग ऐसे ऐसे वोटिंग करेंगे, आप नहीं गए तो भी आपका सदस्यता चला जाएगा। या मान लीजिए आप निर्दलीय चुनाव जीते, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं थे, आप निर्दलीय चुनाव जीते, और चुनाव जीतने के बाद आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो आपकी सदस्यता खत्म। इसको क्रिटिसिज्म में भी हम लोग देख सकते हैं कि भाई ऐसा क्या है कि निर्दलीय जो है वो खत्म कर लेगा, और ये जो नॉमिनेटेड मेंबर है, जैसे कि आप पढ़ते होंगे कि कुछ सदस्यों को नामित किया जाता है राष्ट्रपति और गवर्नर के द्वारा, तो वैसे सदस्य अगर 6 महीना के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं तब तो ठीक है, लेकिन 6 महीने के बाद नहीं, तो ये भी तो क्रिटिसिज्म है। 6 महीना ही क्यों, और इन दोनों के बीच डिफरेंस क्यों? तो ये भी क्रिटिसिज्म में आप लिख सकते हैं। एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर मान लीजिए कि 2/3 मेंबर्स अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगर किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी में जाकर मिल जाते हैं, तब ये रूल अप्लाई नहीं होगा। या फिर अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जैसे कि स्पीकर होते हैं और चेयरमैन होते हैं, तो उनके लिए है कि मतलब मे रिजाइन, अगर वो इलेक्शन के बाद वो अगर ऐसा करते हैं तो उन पे ये रूल अप्लाई नहीं होता है। या फिर आप परमिशन ले लें, तो ये भी एक तरीका होता है। तीसरा तरीका आप देख सकते हैं, 91st अमेंडमेंट वाजपेयी जी के टाइम पे 2003 में हुआ। उसके पहले एक प्रोविजन था कि अगर 1/3 मेंबर्स किसी पार्टी से स्प्लिट कर सकते हैं और वो कोई और पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, टूटकर किसी अन्य पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं, ये हटा दिया गया। और जो मर्जर का प्रोविजन है, यानी 2/3 2/3 अगर जा करके मिलते हैं तब जा करके ये लागू होगा। एक और बात थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मंत्री परिषद है उसमें कहा गया कि अब देखिए 15% ही मंत्री रहेंगे, जो टोटल स्ट्रेंथ है किसका, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा है या विधानसभा है, इसका। डिफेक्टर्स पे बार लगाया गया कि अगर जो डिस्क्वालिफाइड घोषित हो जाएंगे तो वो मंत्री पद के लिए उनको, मतलब ऐसा नहीं कि उनका मंत्री का पद उनको दे दिए। अब आपके मन में आएगा कि जब डिस्क्वालिफाइड हो ही गया तो मंत्री पद कैसे मिलेगा? आप 6 महीने तक रह सकते हैं, आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं 6 महीने तक, अगर आप चुनाव नहीं जीते हैं। आप भी एलिजिबल हैं, मैं भी एलिजिबल हूं, आपके पास सपोर्ट होना चाहिए। नाउ डिसाइड कौन करता है कि किस पे एंटी डिफेक्शन लगेगा? ये जो जैसे आप लोकसभा में देखेंगे या विधानसभा में तो स्पीकर करते हैं और राज्यसभा में चेयरमैन करते हैं। और क्या अगर ये एक बार निर्णय ले लिए तो इनका निर्णय मतलब अंतिम हो गया? जी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बात कहा है कि जुडिशियल रिव्यू होगा, जो न्यायिक पुनरावलोकन है इनके डिसीजंस का होगा।
इसमें चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है ना कि पार्टीशन डिले किया गया, जैसे महाराष्ट्र और मणिपुर के केस में। जैसे मान लीजिए कि बीजेपी में आकर के कोई विधायक अपना समर्थन दे दिया और वो किसी आईएनसी का है मान लीजिए, और बीजेपी में आया, तो अब क्या करेंगे? अगर बीजेपी का कोई स्पीकर है तो वो उस पर निर्णय लेता ही नहीं है, उसको वैसे ही रखे रहता है, उस पर निर्णय नहीं लेगा। लेकिन अगर यही ठीक उलट हो जाए कि बीजेपी के कोई आदमी कांग्रेस में चला जाए और बीजेपी का स्पीकर है, तो तुरंत निर्णय ले लेगा कि इसको जो है डिस्क्वालीफाई करते हैं हम। तो ये एक पार्टीशन डिले किया जाता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। देखिए किहोटो होलोहान जजमेंट, जब ये राजीव गांधी जी ने अमेंडमेंट लाया था तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया कि भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हर अमेंडमेंट के बाद एक केस होता है। तो 1992 में किहोटो होलोहान वर्सेस जाचिलू 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये अमेंडमेंट है हम उसको अपहेल्ड करते हैं, यानी कि ये वैलिड है, हम इसको मान्य करार देते हैं। लेकिन इसका जुडिशियल रिव्यू होगा, जो भी निर्णय लिया जाएगा स्पीकर के द्वारा या चेयरमैन के द्वारा, उसका हम जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनरावलोकन करेंगे। रवि एस नाइक 2 साल बाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस आता है और इसमें कहा गया कि जो वॉलंटरी रिजिग्नेशन है वो मेंबर के कंडक्ट से डिसाइड होगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो ऑफिशियली रिजाइन करे तभी हम मानेंगे, उसके कंडक्ट भी बहुत कुछ बताएंगे। जैसे कि अगर वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो हम मान लेंगे कि वॉलंटरी रिजाइन कर दिया है, या पब्लिकली वो अपनी ही पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहा है तब भी हम मान लेंगे कि वो वॉलंटरी रिजाइन कर दिया है। नाउ राजेंद्र सिंह राणा वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य 2007 का एक केस आया जिसमें कहा गया कि स्पीकर जो डिले करेंगे वो रिव्यू किया जाएगा। बेसिकली इसमें हुआ क्या था, ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं ये बीएसपी के थे और जो 13 एमएलए हैं वो समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिए थे। तो बीएसपी के पास टोटल जो है वो 37 मेंबर्स थे और 13 1/3 हो गया था। और उस समय क्या हुआ कि जो कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि इनका जो स्प्लिट है वो मान्य है। तो कहने का ये अर्थ हुआ कि जो स्पीकर का जो स्पीकर अगर डिले करेंगे किसी भी मैटर में, स्पीकर ने इसमें इनऑर्डिनेट डिले किया था तो उसको रिव्यू किया जा सकता है। नाउ नबाम रेबिया का मामला वर्सेस जो डिप्टी स्पीकर हैं 2016, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर निर्णय नहीं लेंगे जब उनको हटाने का जो है एक मोशन चल रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि एक मोशन आया है जिसमें स्पीकर को ही हटाना है और यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि स्पीकर ही निर्णय लेंगे, तो उस कंडीशन में स्पीकर निर्णय नहीं लेंगे, या आर्टिकल 179 क्लॉज नंबर सी में है। किसेम मेघचंद्रा सिंह वर्सेस स्पीकर मणिपुर 2020 का मामला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 3 महीने में आप डिसाइड करो, ठीक है। और रिसेंट का महाराष्ट्र का आप केस यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए क्या क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म तो यही है ना कि जो विप है वो बहुत रिजिड है, जिसके कारण अगर कोई मेंबर बोलना भी चाहता है तो वो बोल नहीं पाता है। पार्टी का एकदम हाई कमान ही डिसाइड करता है कि भाई क्या बोलना है किसको नहीं बोलना है। स्पीकर पे एलिगेशन है कि स्पीकर, अभी मैंने बताया ना कि अपने पार्टी के हितों में फैसला लेता है कब डिले करना है और कब डिले नहीं करना है। और डिसीजन मेकिंग में हमने कहा कि डिसीजन मेकिंग में डिले करता है। जो लेजिस्लेटर्स है वो एक बाउंड डेलीगेटीज की तरह हो जाते हैं कि बस हमको यही कहना है और यही कह पाएंगे। मास डिफेक्शन को तो इनकरेज करता ही है, जब वो कह रहा है कि मर्जर हो सकता है 2/3 का, तो एक तरीके से मास डिफेक्शन को तो आप प्रमोट कर ही रहे हो। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो रही है। जैसे मान लो अगर मैं विधायक हूं और मुझे बोलने की आज़ादी नहीं होगी तो मैं कैसे डेलिबरेट करूंगा जाकर के पार्लियामेंट, जो लेजिस्लेचर है, जो स्टेट का लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ना। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इस बारे में एक बात कही थी कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, इट इज श्योर टू टर्न आउट बैड, यह खराब हो ही जाएगा, बिकॉज दोज हु आर कॉल्ड टू वर्क इट टू बी अ बैड लॉट। मतलब संविधान कितना भी अच्छा हो ये खराब हो जाएगा अगर इसको चलाने वाले लोग ही खराब होंगे। डेमोक्रेसी पे क्या प्रभाव है? देखिए एक तरफ स्टेबिलिटी तो आ जाएगी, लेकिन जो इंट्रा पार्टी डिसेंट है कि अपनी ही पार्टी के विरुद्ध अगर कोई गलत चीज हो रही है तो आवाज उठाना, ये खत्म हो जाएगा। और रिप्रेजेंटेटिव मॉडल जो डेमोक्रेसी है उसका यही तो मेन है ना कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को कोई मेंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मान लीजिए कि जो है सहरसा कॉन्स्टिट्यूएंसी का है,
वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का बात ही नहीं रख पाएगा तो फिर क्या मतलब है, डेलीगेटिव मॉडल की तरफ हो जाएंगे हम बढ़ रहे हैं। तो पार्टी डिसिप्लिन की तरफ जो है वो ज़्यादा झुकाव है, जबकि होना क्या चाहिए, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी का। तो जेम्स मैडिसन ने एक बात कही है कि लिबर्टी मे बी इंडेंजर्ड बाय द अब्यूजेस ऑफ लिबर्टी एज वेल एज बाय द अब्यूज ऑफ पावर। लिबर्टी कभी भी खतरे में पड़ सकती है जब हम अब्यूज करें लिबर्टी को और अपनी जो पावर है उसको अब्यूज करते हैं। तो कुछ बातें कही गई है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि काम करते हैं, एक इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटरी अथॉरिटी बना देते हैं और स्पीकर को इससे हटा देते हैं, और वो जो एडजुडिकेटरी बॉडी होगी, इंडिपेंडेंट होगी, वो न्यूट्रल रूप से काम करेगी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कहने पे काम नहीं करेगी। और कानून ही बना देते हैं कि टाइम बाउंड काम करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि 3 महीने का, उसी तरीके का कानून ही बना दो। और व्हीप के पावर को रिस्ट्रिक्ट करो, जो व्हीप है कि हर मैटर पे व्हीप आए, ऐसा नहीं करो, केवल वैसे मैटर पे लाओ जिसपे कि सरकार गिरने का खतरा हो या फिर मनी बिल हो। ठीक है। इसी तरह लॉ कमीशन का 170वां रिपोर्ट आता है, इसने भी कहा कि व्हीप की जो पावर है उसको कम करो, केवल उसी मैटर पे व्हीप लाओ जिसमें सरकार गिरने का खतरा हो, और जो प्री पोल अलायंस है उसको वन पार्टी के रूप में आप मानो। जैसे मान लीजिए कि जो जेडीयू है और बीजेपी है, अभी एक साथ है और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी है। अगर कल के डेट में मान लीजिए कि अगर जेडीयू अलग होकर के और आरजेडी के साथ सरकार बनाती है, तो इस कमीशन का, लॉ कमीशन का 170वां रिपोर्ट कहता है कि तो उसको जो है डिफेक्शन ही माना जाएगा, उसको एक ही पार्टी कंसीडर किया जाएगा इस केस के लिए केवल। NCRWC बहुत ही इंपॉर्टेंट इसने रिकमेंडेशन दी थी 2002 में, वेंकटाचलैया आपको नाम याद होगा। तो इसने कहा कि डिसीजन प्रेसिडेंट और गवर्नर लें, और ये किसके एडवाइस पे ले, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताए कि किस मैटर में किसने डिफेक्ट किया है, और तब यह निर्णय गवर्नर और प्रेसिडेंट के द्वारा लिया जाए, न कि स्पीकर के द्वारा। और टाइम लिमिट का इसने भी बात कही। वोहरा कमेटी आपको पता है, जैसे भी NN वोहरा का आप नाम सुने होंगे, तो इन्होंने नेक्सस की बात कही कि पॉलिटिशियन, क्रिमिनल और ब्यूरोक्रेट्स, इन तीनों का ना एक बहुत ही गहरा नेक्सस है, और इसने कहा कि जो करप्ट डिफेक्शंस है तो इसके लिए इंटीग्रिटी की ज़रूरत है, तभी हम कंट्रोल कर सकते हैं। भारत के केस में देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। साउथ अफ्रीका में देखेंगे तो जो ये 2009 में इसने भी बैन कर दिया, और ऐसा कर दिया कि मान लो अगर कोई डिफेक्ट कर गया कोई पॉलिटिकल पार्टी ए से, तो फिर वही पार्टी चुन करके उनकी जगह पे नॉमिनेट कर देगी किसी को। और यूके में कोई ऐसा एंटी डिफेक्शन का मामला है नहीं। वे फॉरवर्ड है कि इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बना दो, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने कहा, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत या एक जुडिशियल बॉडी बनाओ, 3 मंथ का टाइमलाइन रख दो। पार्टी का जो विप है वो एकदम नैरो कर दो कि जहां सरकार खतरे में पड़ गई हो केवल उसी पे हो। इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी को प्रमोट कीजिए कि पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी हो, ऐसा नहीं कि हर आवाज़ को ही दबा दिया जाए। और स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी हो रेजिग्नेशन का, ताकि जो स्ट्रेटेजिक डिफेक्शंस होते हैं, जो कैलकुलेटेड डिफेक्शंस होते हैं, वो ना हो। और स्टेबिलिटी, ठीक है स्टेबिलिटी आए, लेकिन इसके साथ साथ जो संवैधानिक नैतिकता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, वो खतरे में नहीं पड़ जाए। तो कहने का अर्थ है कि जो इंस्टेबिलिटी को एड्रेस किया जाए, पॉलिटिकल करप्शन को, सरकार चलती रहे, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी आगे बढ़े। ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना एक सोशल डॉक्यूमेंट है, उसको हम लोग कहीं ना कहीं इंश्योर करें। पार्टी डिसिप्लिन, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इन सबको एक हार्मनी में देखने की जरूरत है। जैसे कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कहते हैं कि जो मिनर्वा मिल केस था उसने कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स को अलग अलग देखने के बजाय हम लोग एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन यानी हार्मनी में देखना चाहिए, तभी हम उसके रियल अर्थ को समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस 2 टॉपिक्स। पहला था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड द सेकंड वन वाज एंटी डिफेक्शन लॉ। आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और इसे आप प्लीज़ अपने नोट्स को आप पढ़िए, और पढ़ने के बाद आप इस पे एक उत्तर लिखने का जरूर प्रयास कीजिए। धन्यवाद।